गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। आज हम नेक्स्ट यूनिट अर्थात यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोलन तथा तरंग अर्थात ऑसिलेशंस अथवा वेव्स। बच्चों, ऑसिलेशंस तथा वेव एंड वेव्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज होना अति आवश्यक है। बच्चों, इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है आवर्ती गति अथवा पीरियोडिक मोशन का। बच्चों, क्या होती है आवर्ती गति देखेंगे। जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, समझेंगे बेटा, जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है। क्या कह रहे हैं बेटा? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर तथा एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराती है, तब इस प्रकार की गति आवर्ती गति कहलाती है। तथा वह निश्चित समय जिसमें वह अपनी गति को, उस निश्चित समय जिसके बाद वह अपनी गति को पुनः दोहराएगी, वह उसका आवर्त काल अथवा टाइम पीरियड कहलाता है। बच्चों, इस आवर्त काल को T से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों, अगर इस आवर्ती गति को हम उदाहरण के रूप में समझें तो क्या होगा? जैसे मान लो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा के नाम से जानते हैं। बच्चों, यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल बाद कितना 27.3 दिन के बाद वह पुनः उसी स्थान पर लौटता है जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था, और फिर से अपनी गति को दोहराता हुआ एक परिक्रमण करके फिर उसी स्थान पर वापस लौट आता है। इसी प्रकार बच्चों, हम कहें कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति, तो बच्चों यह गति भी क्या होगी? आवर्ती गति, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य का परिक्रमण करके 365.25 दिन का समय लेकर वापस उसी स्थान पर आ जाती है जिससे वह चलना प्रारंभ किया था। बच्चों, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयों की गति, आप सभी के घर में घड़ियां लगी होंगी और आप सभी भली भांति जानते होंगे कि एक सुई यदि 12 से चलना स्टार्ट करती है तो वह एक निश्चित समय अंतराल बाद पुनः 12 वाले नंबर पर, 12 नंबर पर आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की गतियां जो एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित पथ पर बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे मोशन बच्चों पीरियोडिक मोशन अथवा आवर्त गति कहलाते हैं। और वो निश्चित समय जिसके बाद गति को पुनः कोई वस्तु दोहराती है, वो निश्चित समय बच्चों उसका आवर्त काल कहलाता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे सरल आवर्त गति अथवा सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बच्चों, अगर हम बात करें कि सरल आवर्त गति अथवा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं, तो हम इसको कुछ इस प्रकार समझेंगे कि जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कुछ इस प्रकार दोलन गति करती है जिससे कि उस वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, तब बच्चों इस प्रकार की गति सरल आवर्त गति अथवा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। थोड़ा सा समझेंगे बच्चों इसको। मान लो यदि हम एक फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस पर एक स्प्रिंग से यदि एक बक्से को या टुकड़े को बांध देते हैं, बच्चों क्या होगा कि यदि हम स्प्रिंग को इस प्रकार खींचकर और फिर से छोड़ दें, तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि इस बॉक्स को अगर हम खींचकर अथवा कंप्रेस करके छोड़ेंगे तब यह अपनी साम्य स्थिति, आप सभी देख पा रहे होंगे, अपनी साम्य स्थिति या साम्यावस्था, बच्चों यह अपनी साम्यावस्था के दोनों तरफ गति करने लगेगा और इस पर लगने वाला फोर्स इसके द्वारा तय किए गए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। तब बच्चों इस प्रकार
पिंड द्वारा की गई इस प्रकार की गति सरल आवर्त गति अथवा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। मान लो बच्चों, इस प्रक्रिया में पिंड पर लगने वाला बल यदि F हो तथा साम्य स्थिति के किसी एक ओर उत्पन्न विस्थापन y हो, उत्पन्न विस्थापन बच्चों y हो, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन होने की कंडीशन में लगाया गया बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा और बच्चों यह विस्थापन की दिशा के विपरीत होगा, या कह सकते हैं कि बल की विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। तो बच्चों इस प्रकार हम सिंपल हार्मोनिक मोशन अथवा सरल आवर्त गति को समझते हैं। बच्चों अब हम सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन को इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है SHM। बच्चों क्या होता है कि मान लो कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या है a, ठीक। यदि यह कण बिंदु A से अपनी गति करना स्टार्ट करता है तथा t समय पश्चात यह बिंदु P तक पहुंच जाता है, तब हम यह देखते हैं कि इस कण द्वारा t समय में वृत्त के केंद्र पर आंतरित किया गया कोण थीटा अर्थात ओमेगा t होता है। बच्चों और हम यदि इस बिंदु P से वृत्त के व्यास पर एक लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो n पर आकर मिलेगा, तब हम देखेंगे कि कण द्वारा O से n तक किया गया विस्थापन y होगा। तो बच्चों यदि एंगल POA फिगर में देखेंगे POA थीटा हो, तब हम कह सकते हैं कि कण का कोणीय वेग बच्चों क्या होता है, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। तो बच्चों ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और यहाँ से हम थीटा इक्वल टू प्राप्त करेंगे ओमेगा टी। बच्चों अब हम यदि त्रिभुज NPO आप सभी देख रहे होंगे जो कि एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज NPO की बात करें तो इसमें साइन थीटा इक्वल टू बच्चों साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बच्चों साइन थीटा लंब ON बटे OP हो जाएगा, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ON की वैल्यू बच्चों y हो जाएगी जो कि इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। इसी प्रकार OP जिसे हम कर्ण कहते हैं, तो OP बच्चों क्या रहेगा, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल a। तो बच्चों साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन a, यहाँ से हम y इक्वल टू प्राप्त करेंगे a साइन थीटा। बच्चों यदि हम देख रहे हैं कि एंगल POA थीटा है तथा PN तथा OA दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, तब हम कह सकते हैं कि थीटा ये जो एंगल होगा NPO ये भी बच्चों इस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम कहेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, अर्थात y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। बच्चों सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के लिए यह विस्थापन की समीकरण होती है। बच्चों यदि मान लो कि अब हम कण P की गति को बिंदु O से ना नापकर बिंदु P1 से नापेंगे, तो बच्चों इस स्थिति में हम देखेंगे कि जब हम बिंदु P से कण की सरल आवर्त गति को नापना स्टार्ट करते हैं, तब हम देखते हैं कि बिंदु P1 तक पहुंचने तक कण वृत्त के केंद्र पर एक त्रिज्या के साथ फाई एंगल पहले ही तय कर चुका है। बच्चों P1 से हमने कण की स्थिति को नापा और देखा कि t समय पश्चात यह बिंदु P तक पहुंच जाता है, तब हम देखते हैं कि कण द्वारा इस t समय में थीटा एंगल तय किया गया। यदि हम ओवरऑल कवर्ड एंगल की बात करें बच्चों, तो ये थीटा प्लस फाई, बिंदु कण कहाँ पहुंच गया, बिंदु P पर, तो यह थीटा प्लस फाई के इक्वल होगा, अर्थात कण द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन थीटा प्लस फाई कहलाएगा।
अब यदि हम देखें तो बच्चों एंगल P1OA कितना है फाई, जो कि कर्ण पहले ही तय कर चुका है, तथा जहां से हमने कण की गति को नापना स्टार्ट किया है वहां से यदि देखें तब एंगल POP1 बच्चों POP1 कितना होगा थीटा, और अर्थात ओमेगा टी। तो बच्चों यदि हम बात करें कि एंगल NPO कितना होगा, एंगल NPO बच्चों जो रेखा NP है लाइन, वह लाइन OA के समांतर है, तब यह कोण थीटा प्लस फाई इन दोनों कोण के, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल NPO इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और थीटा कितना है बच्चों ओमेगा टी, तो एंगल NPO आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। बच्चों यदि हम ट्राइंगल NPO की बात करें, ट्राइंगल NPO, तब इसमें साइन थीटा, बच्चों इस बार एंगल थीटा ना लेकर हमें कितना लेना होगा थीटा प्लस फाई त्रिभुज NPO के लिए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाई है। बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस फाई लंब बटे कर्ण, लंब ON और कर्ण OP। ON कितना है बच्चों बाई, OP कितना है a। यहाँ से हम प्राप्त करेंगे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बच्चों वास्तव में रियलिटी में यही समीकरण सरल आवर्त गति के विस्थापन का व्यापक समीकरण होता है। बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फाई होगा वह इसका कलांतर कहलाएगा, जैसे हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी को सरल आवर्त गति तथा सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण तथा आवर्ती गति अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।